हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आदर्श कुपौत। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट के एक टॉपिक पे होने वाला है, जो टॉपिक आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया था कि इस टॉपिक पर हमारी वीडियो जो है रह गई है। इससे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं लगभग लगभग, परंतु ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक रह गया था जो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके याद दिलाया। तो अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बता दीजिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। कौन सा टॉपिक हमारा रह गया था? हमारा टॉपिक रह गया था शून्य करार। शून्य करार पर हमारी वीडियो आना रह गई थी, तो वो वीडियो मैं आज बना करके आपको लिए अपलोड कर रहा हूँ। अब हम आज सिर्फ शून्य करार को नहीं पढ़ेंगे, शून्य करार के साथ साथ हम अवैध करार को भी पढ़ेंगे। अवैध करार और शून्य करार को साथ साथ पढ़ने का रीजन ये है कि वैसे तो हमें कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ रहे हो तो हमें उससे स्टिक रहना चाहिए, उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना चाहिए। पर अगर उसका कहीं रिलेवेंस दे रखा है तो पहले हमें उस जाकर के उस साथ में उस रिलेवेंस को भी पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। जैसे कि हमने इससे पहले टोट सब्जेक्ट पढ़ा था, तो टोट सब्जेक्ट के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था मानहानि। मानहानि टोट के साथ साथ आईपीसी में भी दे रखी है। आईपीसी की एक धारा में, किस धारा में दे रखी है आप वो मुझे कमेंट करके बताइए। तो हमने टोट पढ़ने के साथ साथ, टोट के अंदर मानहानि पढ़ने के साथ साथ आईपीसी के अंदर जाकर के उसमें क्या परिभाषा दी गई है वो भी पढ़ी, फिर हम वापस टोट में लौट गए। तो इसी प्रकार आज हम कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत शून्य करार के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन शून्य करार के साथ साथ हम अवैध करार को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों में कहीं कहीं कोई सिमिलरिटीज आ जाती है जिसकी वजह से बच्चों में इसमें कंफ्यूजन बना रहता है। तो अब आगे कंफ्यूजन ना बना रहे, दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर रहे, इसलिए हम इन दोनों को साथ साथ पढ़ने वाले हैं। अब वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं शून्य करार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, शून्य करार कौन कौन से करार होंगे जो शून्य करार के अंतर्गत आएंगे, किस धारा में उसकी परिभाषा दी गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे अवैध करार किसे कहते हैं, उसकी किस धारा में उसकी परिभाषा दी गई है, कौन कौन से करार अवैध करार माने जाएंगे, और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है। पहले हम पढ़ लेते हैं शून्य करार किसे कहते हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2G में, धारा 2G में भारतीय संविधान अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत धारा 2G में इसकी शून्य करार की परिभाषा दी गई है। क्या परिभाषा दी गई है? वह करार जो विधिता प्रवर्तनीय न हो, ध्यान रखें, विधिता प्रवर्तनीय न हो, यानी कि विधिता अप्रवर्तनीय करार को शून्य करार कहा गया है। ऐसा करार जो विधिता प्रवर्तनीय न हो शून्य करार कहलाएगा। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज सेड वॉइड। अब ऐसे करार कौन कौन से करार होंगे, कौन कौन से ऐसे करार होंगे जो विधिता प्रवर्तनीय नहीं है। तो अब हम उन करारों को देख लेते हैं जो करार विधिता प्रवर्तनीय नहीं है। जो करार विधिता प्रवर्तनीय नहीं होंगे, विधिता अप्रवर्तनीय होंगे, वो सारे करार जो है शून्य करार कहलाएंगे। अब इसका पहला टाइप है सक्षम व्यक्ति का नहीं होना, यानी कि किसी भी करार में, यहां याद याद रहे कि यहां करार शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर संविदा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर करार का एग्रीमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, और पूरे इसमें एग्रीमेंट शब्द ही चलेगा, करार शब्द ही चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट शब्द नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि करार और संविदा, इन दोनों में, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है उस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के वो देख के आइए, और अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। करार और संविदा में बेसिक डिफरेंस होता है, यहां पर संविदा नहीं हो रही है, न तो शून्य करार में और न ही ऐसा करार जो अवैध करार है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल रहा है, तो इसीलिए यहां पर करार करार शब्द का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसा करार जो विधिता प्रवर्तनीय नहीं हो शून्य करार कहलाता है। उसमें पहला है कि सक्षम व्यक्तियों का नहीं होना। अगर उस करार में दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टीज या दोनों पार्टीज अगर सक्षम नहीं है, सक्षम किस प्रकार नहीं है, या तो वो अनसाउंड माइंड है यानी कि पागल है, या फिर वो माइनर है यानी कि वो वयस्क नहीं हुए, तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा अगर कोई करार कर दिया जाता है तो वो करार जो है कौन सा होगा, विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा, और उस करार को शून्य करार माना जाएगा। अब हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 11 में आपने पढ़ी हो, तो धारा 11 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सक्षम व्यक्ति कौन कौन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से व्यक्ति सक्षम व्यक्ति होते हैं। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपको धारा 11 भी पढ़नी चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन व्यक्ति सक्षम होते हैं। तो जो व्यक्ति सक्षम नहीं होते हैं उनके द्वारा अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, या सॉरी कोई करार किया गया है, तो वो करार जो है प्रवर्तनीय नहीं होगा और वो शून्य करार माना जाएगा।
इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि स्वतंत्र सहमति नहीं रही हो। अगर किसी करार में स्वतंत्र सहमति नहीं रही है, दोनों पार्टीज में से किसी भी एक पार्टीज को डरा धमकाकर, प्रोपिडन द्वारा, असम्यक असर द्वारा या किसी अन्य प्रकार से दबाव बना करके उसकी सहमति ली गई है, स्वतंत्र सहमति नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में भी उस करार को जो है विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं माना जाएगा और उस करार को शून्य करार घोषित कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है इसका प्रतिफल, ऐसा करार जिसका प्रतिफल एवं उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं रहा हो। ऐसा कोई भी करार कर दिया गया हो जिसका प्रतिफल जो मिल रहा है वो विधिपूर्ण नहीं हो, लॉ के विरुद्ध हो, अनलॉफुल हो, या उसका उद्देश्य भी अनलॉफुल हो, तो ऐसे करार को जो है शून्य करार घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध होने वाले करार। ऐसे करार जो अनैतिक है या लोक नीति के विरुद्ध है। लोक नीति के विरुद्ध होना यानी कि जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन दो व्यक्ति ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, इस कॉन्ट्रैक्ट के परिणाम स्वरूप, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सी, डी, ई या अन्य जो अन्य व्यक्ति है, जो व्यक्ति इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं शामिल नहीं है, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अन्य व्यक्तियों को जो इसमें शामिल नहीं भी है उनको भी किसी प्रकार की परेशानी आती है, या अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों को या अन्य व्यक्ति के सामान्य अधिकारों को भी हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे करारों को भी विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं माना जाएगा, उन करारों को भी शून्य करार घोषित कर दिया जाएगा। वह करार जो कौन से होंगे, जो लोक नीति के विरुद्ध होंगे या अनैतिक होंगे, ऐसे सारे करारों को शून्य करार घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो न्यायालय द्वारा शून्य घोषित, अगर न्यायालय ने किसी करार को शून्य घोषित कर दिया है तो वो करार भी विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं माना जाएगा, उसे भी शून्य करार ही माना जाएगा, उसे भी विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहेगा वो। अब बात करते हैं अवैध करार के बारे में। अवैध करार की परिभाषा भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 23 में दी गई है। धारा 23 में इसकी क्या परिभाषा दी गई है? परिभाषा यह दी गई है कि वह करार जिनका प्रतिफल एवं उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होता है, अर्थात अवैध होता है, वे सारे करार अवैध करार कहलाते हैं। अब जैसे ही आप ये परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड दिखेगा, प्रतिफल एवं उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होता है। और यहाँ जब हमने शून्य करार पढ़ा तो भी इसका तीसरा पॉइंट ये था कि प्रतिफल एवं उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होता है, तो यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो न्यायालय डिसाइड करेगा। दूसरा ये कि प्रतिफल एवं उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं है, यानी कि अगर ऐसा कोई प्रतिफल है जो बिल्कुल ही इलीगल है तो वो करार जो है वो कौन सा हो जाएगा? अवैध करार हो जाएगा। लेकिन अगर वो इलीगल नहीं है लेकिन सामान्य विधिपूर्ण नहीं है, सामान्य लॉ के खिलाफ है थोड़ा, तो वो करार कौन सा हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा। यानी कि अगर उसका उद्देश्य ऐसा है कि इलीगल काम करना, अगर कोई उद्देश्य या इलीगल चीजें उसमें आ रही है तो वो कौन सा हो जाएगा? अवैध करार हो जाएगा। लेकिन अगर वो सामान्य रहा तो उसे शून्य करार घोषित करेगा न्यायालय। न्यायालय उसे देख करके या तो शून्य घोषित करेगा या अवैध घोषित करेगा। अब बात करते हैं आगे, ऐसे कौन कौन से करार होंगे जिनका उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं है या इलीगल होंगे, अवैध करार जो होंगे वो कौन कौन से करारों को अवैध करार माना गया है, तो उन्हें हम देख लेते हैं। पहला है विधि द्वारा निषिद्ध हो, यानी कि ऐसा कोई भी करार जो विधि द्वारा निषिद्ध है, यानी कि लॉ के द्वारा किसी काम को करने के लिए मना किया गया है, लॉ के द्वारा वो उस पर रोक लगाई गई है, ऐसे करार, ऐसे काम को करने के लिए कोई करार किया जाता है, ऐसे काम के लिए कोई करार किया जाता है, तो वो करार जो है कौन सा करार होगा? वो करार अवैध करार माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है विधि के उपबंधों को विफल करने वाला। विधि के उपबंधों को विफल करने वाला अगर कोई करार है, यानी कि ऐसा कोई करार है, उस करार की वजह से कोई दूसरा लॉ डिस्टर्ब होता है, या उस करार को कंप्लीट करने की वजह से, जैसे ए और बी व्यक्ति ने अगर कोई करार किया, इस करार को अगर इन्फोर्स किया जाता है, इन्फोर्सेबल माना जाता है और इस करार को कंप्लीट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में बदल करके इसका फुलफिल किया जाता है अगर इसे, तो इसे फुलफिल करने की वजह से इंडिया में जो लॉ बनाए गए उनमें से कोई लॉ अगर टूट रहा हो या उस लॉ के विपरीत जा रहा हो, तो ऐसा कोई भी करार जो होगा वो भी अवैध करार माना जाएगा, उस करार को भी अवैध करार माना जाएगा। तीसरा पॉइंट है कपट पूर्वक किया गया हो। कपट पूर्वक किया गया अर्थात उस व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति नहीं हो, उससे छल के द्वारा या उसे कपट के द्वारा उसकी सहमति ली गई हो या उस करार को किया गया हो, तो ऐसा सारा करार भी जो है अवैध करार के अंतर्गत आएगा। अब स्वतंत्र सहमति नहीं रह गई हो, ये पॉइंट हमने इसमें भी पढ़ा था। इसमें क्या था कि इसमें स्वतंत्र सहमति किस प्रकार नहीं है, उसे डरा धमका करके लिया गया हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो शून्य करार हो जाएगा।
लेकिन अगर वो कपट से लिया गया है, या इसमें भी न्यायालय डिसाइड करेगा, न्यायालय देखेगा क्या है, कौन सा जो है अवैध के अंतर्गत आ रहा है और कौन सा जो है शून्य के अंतर्गत आ रहा है। सामान्यतः अगर कपट से लिया गया है तो वो किस में आएगा, अवैध करार के अंतर्गत आएगा। तो कपट पूर्वक अगर कोई करार किया गया है तो वो करार कौन सा हो जाएगा, वो करार हो जाएगा अवैध करार हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला अगर कोई करार है, यानी कि ए और बी जैसे अभी दो व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से ये करार कर दिया कि तू जो है सी व्यक्ति को मार दे, उस सी व्यक्ति को मारने के बदले मैं तुझे 10,000 रुपए दूंगा। ऐसा अगर कोई करार कर दिया गया है जो अन्य व्यक्ति के शरीर को या उसकी संपत्ति को, चाहे उसने सी व्यक्ति को मारने के लिए नहीं कहा और यह कह दिया कि सी व्यक्ति का जो घर है उस घर को तोड़ दे, उसकी संपत्ति को नुकसान करने वाला करार कर दिया और उसके बदले में तुझे 10,000 रुपए दूंगा। तो ऐसे दोनों ही प्रकार के करार, या तो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो, जरूरी नहीं उसे पूर्णतः मार रहे हो, सिर्फ उससे थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे हो, या उसकी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचा रहे हो, ऐसा भी अगर कोई करार होगा तो वो करार भी कौन सा करार माना जाएगा, वो करार भी अवैध करार माना जाएगा, उसे भी अवैध माना जाएगा उस करार को। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट की। न्यायालय द्वारा अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध अगर कोई करार है, जिस करार को न्यायालय जो है अवैध घोषित कर देता है, तो वो करार क्या होंगे, अवैध करार कहलाएंगे, उसे भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता लॉ के द्वारा। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे न्यायालय यहाँ पर शून्य घोषित कर रहा है और यहाँ पर जो है क्या घोषित कर रहा है, अवैध घोषित कर रहा है। तो न्यायालय के पास पावर है कि वो अपने विवेक के अनुसार उस करार को पढ़ करके, उस एग्रीमेंट को पढ़ करके डिसाइड कर सकता है कि वो शून्य है या अवैध करार है। अब इन दोनों को पढ़ने के बाद एक चीज जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी उसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। क्या है कि शून्य करार भी पढ़ा हमने और अवैध करार भी पढ़ा, तो शून्य करार कौन कौन से है ये पढ़ लिए, अवैध करार कौन कौन से ये पढ़ लिए। अब एक लाइन आपको ध्यान से पढ़नी कि अवैध करार, प्रत्येक अवैध करार जो है वो शून्य होते हैं। अवैध करार हमने अभी पढ़े, सारे ही अवैध करार जो है वो शून्य होते हैं, उनको लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, उनकी पालना लॉ के द्वारा नहीं करवाई जा सकती। यानी कि ये सारे जो अवैध करार है ये सारे शून्य करार के अंदर आते हैं। लेकिन सारे शून्य करार, प्रत्येक शून्य करार जो है अवैध करार नहीं होते, यानी कि सारे ही शून्य करार अवैध हो ये ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई शून्य करार ऐसा हो जो अवैध भी हो और शून्य भी हो, परंतु जरूरी नहीं है कि सारे ही शून्य करार जो है वो अवैध हो। लेकिन कोई भी अवैध करार है, वो कोई भी करार अवैध करार है, वो अवैध करार होने के साथ साथ शून्य करार भी होता है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। इसे इस प्रकार से समझ लेते हैं कि ये जो है ये है शून्य करार, और शून्य करार के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं अवैध करार। यानी कि सारे ही अवैध करार शून्य करार होते हैं, परंतु सारे ही शून्य करार अवैध करार हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ शून्य करार अवैध करार भी हो सकते हैं, परंतु अवैध करार जो होंगे वो सारे के सारे शून्य करार होंगे। अब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम आसानी से पढ़ लेते हैं, पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं, ताकि हमें दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो जाए और हम इन दोनों के बीच में कभी कंफ्यूज न हो। बात करें शून्य करार की, तो शून्य करार जो होते हैं वो आरंभतः शून्य होते हैं, यानी कि जब से शून्य, शून्य करार जो है वो आरंभतः शून्य नहीं होंगे, वो परिस्थिति के अनुसार शून्य भी हो सकते हैं। हो सकता है शून्य करार पहले वैलिड रहा हो, परंतु बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई जिसके कारण वो शून्य हो गया हो। परंतु जो अवैध करार होते हैं, वो अवैध करार क्या होते हैं, वो आरंभतः शून्य होते हैं, वो शुरू से ही शून्य होते हैं, वो कभी भी वैलिड नहीं रहे होते हैं। जैसे ही कोई इन कैटेगरी के अंतर्गत अगर कोई करार हुआ तो वो शुरू से शून्य माना जाएगा। इसके बाद शून्य करार के क्या क्या कारण होते हैं, या तो पक्षकार सक्षम नहीं रहा हो, या प्रतिफल जो है लॉफुल नहीं रहा हो, ऐसा अगर कोई कारण रहा है तो वो करार हो गए शून्य करार कहलाएंगे। लेकिन जो करार जिनकी धारा 23 में जिनको बताया गया, धारा 23 में इनको अच्छे से मेंशन किया गया है, इन पांचों पॉइंट को अच्छे से मेंशन किया गया है, जिसमें भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 23 में इन पांचों पॉइंट को मेंशन किया गया है। तो इन पांचों पॉइंट में से अगर कोई मेल खाता हुआ है या इन पांचों पॉइंट के अंतर्गत अगर कोई करार किया गया है तो वो करार जो होंगे, कौन से करार होंगे, वो करार अवैध करार माने जाएंगे। कौन से पॉइंट है, विधि द्वारा निषिद्ध हो, विधि के उपबंधों को विफल करता हो, कपट पूर्वक किया गया हो, अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो, या न्यायालय ने उसे अवैध घोषित किया है, तो ये सारे करार जो होंगे वो अवैध करार के अंतर्गत आएंगे।
इसके साथ ही एक खास और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि शून्य करार जो होते हैं, इसमें शून्य करार के जो पक्षकार होते हैं, जैसे दोनों पार्टीज है, दोनों पार्टी मान लीजिए माइनर है या किसी भी कंडीशन की वजह से उस करार को शून्य घोषित किया गया है, तो इसकी जो दोनों पार्टीज होगी, इन दोनों पार्टीज को न्यायालय द्वारा कोई दंड के भागी नहीं होंगे, उन्हें पनिश नहीं किया जाएगा। अगर कोई शून्य करार है तो करार खारिज हो जाएगा, वो करार शून्य मान लिया जाएगा, लेकिन इन दोनों पार्टीज को कभी किसी प्रकार से दंडित नहीं किया जाएगा। परंतु अगर अवैध करार है तो अवैध करार में न्यायालय इन दोनों पार्टीज को, जिन्होंने वो करार किया है, उन दोनों में से किसी पार्टी को या दोनों पार्टी को न्यायालय अपनी सूझबूझ के अनुसार दंडित करने की क्षमता रखता है। इन दोनों पार्टीज को या इन दोनों में से किसी पार्टी को जो अवैध करार कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जा सकता है, लेकिन शून्य करार की पार्टीज को दंडित नहीं किया जा सकता। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन उठता है, तो इसको आपको खास ध्यान रखना है। लास्ट डिफरेंस है कि जो शून्य करार होते हैं उनका क्षेत्र व्यापक होता है। शून्य करार, बहुत सारे करार हो सकते हैं, टाइप के करार हो सकते हैं जो शून्य हो, लेकिन अवैध करार जो होते हैं उनका क्षेत्र सीमित होता है, उनका क्षेत्र छोटा होता है। और सारे ही अवैध करार जो है वो शून्य करार होते हैं, और सारे ही शून्य करार अवैध करार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं एग्जाम टाइम में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी स्टोरीज पर पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आप चाहें तो वहां जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, आदर्श गोपावत नाम से। थैंक यू।